हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि चेक बाउंस के रिगार्डिंग है, जिसमें इनकम टैक्स को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने 6 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसकी वजह से ये जजमेंट काफी लैंडमार्क बनता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं केस की फैक्ट की ओर। तो दोस्तों, ये जजमेंट जो है वो 7 अगस्त 2024 का रिसेंट जजमेंट है, काफी लेटेस्ट जजमेंट है। केस का नाम है दत्तात्रेय वर्सेस शरणप्पा। तो केस में होता यह है कि शरणप्पा ने दत्तात्रेय से 2 लाख रुपए उधार लिए थे फैमिली के नेसेसिटी और एकोमोडेशन के पर्पस से। तो ये कहते हुए कि 6 महीने के अंदर अंदर इसे लौटा दिया जाएगा, जिसके लिए एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब पैसा दत्तात्रेय के थ्रू वापस मांगा जाता है तो उस दौरान उसे एक चेक दिया जाता है। जब वो चेक बैंक ऑफ इंडिया में डाला जाता है तब वो चेक इनसफिशिएंट फंड के कारण बाउंस हो जाता है। यहाँ पे रिस्पोंडेंट का ये कहना था कि चेक तो इशू हो गया, लेकिन वो चेक जो है वो मल्लिकार्जुन को देने के लिए इशू किया गया था, ना कि दत्तात्रेय को, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। और इनकम टैक्स रिटर्न में भी ये मेंशन नहीं किया गया था कि इस अमाउंट का कोई लोन दिया गया है। और तो और रिस्पोंडेंट का ये भी कहना था कि एपिलेंट की कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि वो लोन दे सके, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लोन देने के लिए, ऐसा रिस्पोंडेंट का कहना था। तो यहाँ पे 2 सवाल उठाए गए। पहला ये कि जो एपिलेंट है दत्तात्रेय, वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है लोन देने के लिए, और दूसरा ये कि इनकम टैक्स रिटर्न में भी कुछ मेंशन किया ही नहीं है लोन के बारे में। अब इन दोनों का कनेक्शन क्या है, यही डिसाइड करना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। दत्तात्रेय ने एज पर रूल उसको लीगल नोटिस भेजी थी पैसों की डिमांड के लिए। शरणप्पा को 15 डेज का टाइम दिया जाता है, पैसे लौटाओ या फिर क्रिमिनल केस को फेस करो, ये कहते हुए। और वो पैसा लौटा नहीं पाता है, मामला पहुंच जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। आईपीसी के सेक्शन 420 के साथ ये दर्ज किया जाता है। चीटिंग का केस यहाँ पे फाइल किया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मामला 1 जुलाई 2024 के पहले का है, तो इसे आईपीसी के सेक्शन 420 के तहत दर्ज किया गया था। आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि आईपीसी के 420 के जो भी मामले थे वो अब नए कानून के तहत भारतीय न्याय संहिता के, जिसे हम बीएनएस के नाम से अब जाना जाता है, उसके तहत अब सेक्शन 318 यानी 318 के तहत अब चीटिंग के मामले को दर्ज किए जाते हैं। 1 जुलाई 2024 के पहले दर्ज किए हुए मामले पुराने लॉज के तहत ही चलाए जाएंगे। जब ये केस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास चल रहा था तब शरणप्पा ने एक रिप्लाई नोटिस का भेजा था, ये कहते हुए कि इस केस की कोई बुनियादी नहीं है, किसी भी तरह का चेक बाउंस हुआ ही नहीं है, ये एब्सोल्युटली बेसलेस है, क्योंकि लोन देने जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। कोर्ट को ये बताया जाता है कि 2012 में ये चेक इशू किया गया था मल्लिकार्जुन के नाम से, तो मल्लिकार्जुन बिना पैसे दिए गाँव छोड़ के भाग जाता है। तो अब कोर्ट के सामने ये सवाल आता है कि जब ये चेक मल्लिकार्जुन के लिए बनाया गया था तो दत्तात्रेय के पास ये चेक कहाँ से आया। इसका अभियुक्त के पास, शरणप्पा के पास कोई भी जवाब नहीं था। कोर्ट ये भी ऑब्जर्व करती है कि इनकम टैक्स रिटर्न में दत्तात्रेय ने ये नहीं दिखाया कि कोई लोन के लिए अमाउंट दी गई थी। तो दोस्तों, ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न में मेंशन नहीं किया जाना, यहीं से केस को ट्विस्ट आ जाता है। और इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये जजमेंट शरणप्पा के फेवर में आ जाता है, रिस्पोंडेंट के फेवर में आ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। इसके बाद ये मैटर पहुंच जाता है हाई कोर्ट के पास। यहाँ पे हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट के साथ अपना समर्थन जताती है। हाई कोर्ट ने 2 रीजन बताए यहाँ पे। फर्स्ट, सेक्शन 139 एनआई एक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ रिब्यूटेबल वन, यानी खंडन करने लायक, यानी कि आप दत्तात्रेय को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लोन देने के लिए सक्षम है, समर्थ है, क्योंकि प्रतिवादी ने जो तर्क दिया था उसे अब अपीलकर्ता को साबित करना होगा कि वो सक्षम है लोन देने के लिए, और ये प्रूफ वो नहीं कर पाता है। और दूसरा, आईटी रिटर्न में यानी इनकम टैक्स रिटर्न में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है लोन के बारे में, और जो एग्रीमेंट हुआ था 2 पार्टी के बीच वो भी सस्टेनेबल नहीं है कोर्ट की नजर में। इन सभी मुद्दों को कंप्लेनेंट प्रूफ नहीं कर पाता है, इसलिए हाई कोर्ट इस कंप्लेंट को खारिज कर देती है।
दोस्तों 138 एक्ट में लीगली इन्फोर्सेबल डेट को दिखाना पड़ता है। ये एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अब ये मामला पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 6 प्रिंसिपल्स को बताया है। यही प्रिंसिपल इस जजमेंट को लैंडमार्क बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 6 प्रिंसिपल्स। तो पहला है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दोनों पार्टीज को अच्छे से सुनती है। जनरली दोस्तों होता यह है कि जब एक्विटल दिया गया हो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो जब ऐसे मामलों को कन्विक्शन देना होता है तो इसको केयरफुली हैंडल करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मजबूत हो जाता है एक से ज्यादा कोर्ट के थ्रू जब एक्विटल घोषित किया जाता है। तो कोर्ट ज्यादातर मामलों को एक्विटल को कन्विक्शन में तब्दील नहीं करती जब तक कि कोई मजबूत एविडेंस सामने नहीं आता, क्योंकि आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है जो कि पर्सनल लिबर्टी का होता है। अगर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस देखा जाता है तभी एक्विटल को कैंसिल करके जेल देने का सोचा जाता है। अगर ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई गलत अप्रोच किया गया है, यानी गलत तरीके से फाइंडिंग बनाया गया है, तब जाके ऐसा किया जाता है जैसे कि फैक्ट को गलत समझना, एविडेंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं कर पाना, डिबेटिंग ऑफ लीगल प्रिजम्पशन में। 6 और लास्ट प्रिंसिपल है मैनिफेस्टली अनजस्ट, यानी स्पष्टतः अन्यायपूर्ण, जिसमें नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया गया हो। फेलियर ऑफ जस्टिस जहाँ पे हो वहाँ पे कन्विक्शन दी जा सकती है। सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इस एप्लीकेशन को खारिज किया जाता है। दोस्तों आपके लिए एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूंगी, अगर ऐसी कंडीशन आपकी भी है, ये सारी सिचुएशन आपके मामले से मैच करती हुई है, तो जो दत्तात्रेय ने मिस्टेक की थी उसने इनकम टैक्स में फाइल में ये मेंशन ही नहीं किया था लोन के बारे में, तो आप भी ये बात याद रखिएगा, अपने लोन को इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपको कानूनी तौर पे मजबूती मिल सके, ताकि आपको आपका पैसा वापस मिल सके। सेक्शन 138 यानी एक्ट में लीगली इन्फोर्सेबल डेट को प्रूफ करना पड़ता है और आप भी अपने केस में फाइनेंशियल कंडीशन पे सवाल उठा सकते हैं, जैसा कि शरणप्पा ने दत्तात्रेय के ऊपर उठाए थे, क्योंकि दोस्तों ये सभी कंडीशंस, ये सभी पॉइंट्स कंसिडरेशन में आ जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको कंसिडर किया था, हाई कोर्ट ने इसको कंसिडर किया था। अगर ऐसी ही आपकी सिचुएशन है, ये मैच करती है आपके केस को, तो इन मुद्दों को दोनों जो पॉइंट थे, एक था जो इनकम टैक्स में इसका मेंशन ना होना लोन का, और दूसरा था कि फाइनेंशियल कंडीशन उसकी थी नहीं। ये दो मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट थे इस केस में, तो आप भी इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा और अपने केस को और भी मजबूत जरूर कीजिएगा। तो इस जजमेंट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जा रही है, जरूर चेकआउट कीजिए। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने मामलों में। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।